नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व का भाग 13 आज हम पूर्ण करेंगे। भाग 13 से पूर्व कि जितने भी भाग हैं उनका वाचन वीडियो के रूप में आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम भाग 13 शुरू करेंगे। इधर शरद इन प्रवृत्तियों को लेकर व्यस्त था, उधर पिता की यायावर वृत्ति सीमा का उल्लंघन करती जा रही थी। घर में 3 और बच्चे थे। उनके पेट के लिए अन्न और शरीर के लिए वस्त्र की ज़रूरत थी, परंतु इस सब के लिए धन का जुगाड़ करना उनके बस की बात नहीं थी। पुराना कर्ज भी वह नहीं चुका पाए थे। डिग्री हो जाने के कारण गांव के मकान को भी मात्र 225 रुपये में छोटे मामा को बेच दिया था। अब भूखे मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शरद बालक नहीं था, 21 वर्ष का युवक था और अपने कुछ गुणों और कुछ दुर्गुणों के कारण लोकप्रिय भी कम नहीं था। घर की दुर्दशा ने आखिर उसके हृदय को छुआ और वह नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। उन दिनों संथाल परगना में सेटलमेंट का काम चल रहा था। बनेली स्टेट की ओर से एक बड़ा कर्मचारी स्टेट के स्वार्थ की देखभाल के लिए नियुक्त था। शरद को इसी के सहकारी के रूप में नौकरी मिल गई। काम रुचि का था। अक्सर दौरे पर रहना होता था, तम्बाकू में रहना और जैसा कि देसी राज्यों में तब चलता था, गाना बजाना, शिकार खेलना, यही बड़े कर्मचारियों का मुख्य काम था। कभी कभी राजकुमार भी वहाँ आते थे। शरद ठहरा दुस्साहसी। बंदूक चलाने का उसने खूब अभ्यास किया। बहुत शीघ्र ही उड़ती चिड़िया को मार लेने की उसकी ख्याति हो गई। यह गुण उसकी लोकप्रियता को और भी बढ़ाने लगा। वह घूमने निकल जाता, कभी अकेले, कभी दल के साथ। शमशान भूमि से उसे विशेष प्रेम था। उस दिन घूमते घूमते वक्रेश्वर जा निकला। वहाँ की शमशान भूमि को देखकर वह मुग्ध हो उठा। शिव मंदिर के पास कैसा निर्जन है। उसके वैरागी मन की निर्जनता सदा प्यारी लगी। ढेर के ढेर नरमुंड झिलों की तरह सेमर की डाल डाल में लटके चमगादड़ और उनके बीच में उस विराट मौन में आर्तकंठ से रोता हुआ उनका एक बच्चा कुछ भी उसके वैरागी मन को विचलित कर सका। और उस राजकुमार के आने पर नाच गान की महफिल विशेष रूप से गुलजार हो उठी। सेटलमेंट के बड़े बड़े अफसर निमंत्रित किए गए। बहुत सा रुपया पाने की शर्त पर पटना से एक बाईजी भी आई। सुंदर तो थी ही, कंठ भी अत्यंत मधुर था।
शरद को भी इस मजलिस में निमंत्रित किया गया। वह ऊंचे पद का नहीं था, लेकिन उसके मधुर कंठ की बात राजकुमार के कानों तक पहुंच चुकी थी। वे बोले, आज तुम्हें गाना होगा शरद। यद्यपि उसका गाना संगीत के व्याकरण की दृष्टि से तो शुद्ध नहीं कहा जा सकता, परंतु उसका माधुर्य मन को छूने वाला था। स्वयं बाईजी ने भी उसकी प्रशंसा की। वह नाच गान में दक्ष थी। प्राणों की शक्ति उड़ेलकर उसने मजलिस में वीणा बजाई, परंतु भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए वाली स्थिति थी। उस मजलिस में केवल शरद की रागिनी के मर्म को पहचान सका। मृत कंठ से उसने बाईजी के वीणा दत्त की प्रशंसा की। वह गदगद हो उठी। उसका हृदय इस दिशाहारा पर गुणी युवक के प्रति सहानुभूति से उमड़ आया। कुछ ही क्षणों के परिचय ने दोनों को एक दूसरे के बहुत पास ला दिया। उस रात बड़ी देर बाद किसी प्रसंग में बाईजी ने उससे कहा, मैं रुपये के लिए गाती हूँ। गाना मेरा पेशा है, लेकिन आप क्यों इनकी मुसाहिबी करते हैं? आप गुणी व्यक्ति हैं, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। अंततः शरद ने वह नौकरी छोड़ दी। इस छोड़ देने के पीछे मात्र बाईजी का आग्रह था। यह बात किसी भी तरह स्वीकार नहीं की जा सकती। अपने पिता से विरासत में उसने जो चंचल स्वभाव पाया था, वह उसे कहीं जमकर नहीं बैठने दे सकता था। एक ज्योतिषी ने उसे बताया था कि 40 वर्ष की आयु में वह राजा के समान प्रसिद्ध होगा। नौकरी छोड़ने का एक कारण यह भी हो सकता है, और भी कारण हो सकते हैं। वस्तुतः किशोर अवस्था से ही वह अपने चारों ओर एक रहस्यमय वातावरण बनाए रखता था। स्वयं नाना प्रकार की कहानियाँ गढ़कर सुनाना उसका स्वभाव बन गया था। उन कहानियों में अपने संबंध में भी नाना प्रकार के प्रवाद प्रचलित कर देता था। कोई आश्चर्य नहीं, बाईजी का यह आग्रह एक प्रवाद ही हो, लेकिन वह सचमुच सच है कि इन सब कुसंगतियों, स्वच्छंद और दुस्साहसपूर्ण प्रवृत्तियों के बावजूद उसकी साहित्य साधना मौन मंथर गति से आगे बढ़ रही थी। दिन भर की यायावर वृत्ति के बाद रात्रि के एकांत में वह अपने पोथी पत्रों के बीच पहुंच जाता था। नौकरी करते समय भी इस नियम में कोई व्यवधान नहीं पड़ा। आरंभ में उसे कविता से प्रेम था, लेकिन कविता लिखने का धैर्य उसमें नहीं था। रुचि के अनुसार गद्य लिखने में ही वह सारा समय बिता देता था। जब तक ठीक ठीक शैली और शब्द ना पा लेता, तब तक उसे संतोष नहीं होता था। बार बार काटता रहता, परंतु छंद का अनुसंधान उसे बहुत शीघ्र उकता देता। फूल बने लेगेचे अगुन, इसमें उसने सुप्रभा और इंदिरा नाम की 2 नायिकाओं के मनोभावों का विश्लेषण किया था। अंत में सुप्रभा की विषपान से मृत्यु हो गई, और उस पराजय में से ही उसने अपनी जय पताका फहराई। उस युग में शरद जैसे दिशाहारा और भावुक युवक से इससे अधिक
और क्या आशा की जा सकती थी। उसने कविता लिखने का प्रयास किया। यह युग के अनुरूप ही था। वह रविंद्र युग था। उसी की भांति अनातोले फ्रांस जैसे विश्व के अनेक साहित्यकारों ने सबसे पहले कविता लिखने की ओर ध्यान दिया, लेकिन वह कवि नहीं बन सका। उसकी प्रतिभा का विकास गद्य में ही हुआ है। हाँ, कविता का प्रभाव उस पर निरंतर बना रहा। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि जैसे कवि बोल रहा हो। उस समय शिक्षित बंगाली समाज में अंग्रेजी के प्रति वैसा ही अनुराग था जैसे कभी इंग्लैंड में लैटिन के प्रति था। चिट्ठी पत्री तक वे अंग्रेजी में लिखते थे। शरत ने इस प्रवृत्ति का विरोध किया। वह ना स्वयं अंग्रेजी में पत्र लिखता और ना किसी परिचित को लिखने की प्रेरणा देता। अपने तरुण मामाओं में बंगला भाषा और साहित्य के प्रति अनुराग उसी ने पैदा किया था। उन लोगों ने मिलकर एक हस्तलिखित सचित्र मासिक पत्रिका शिशु का प्रकाशन भी आरंभ किया था। संपादक बने 10 वर्षीय मामा गिरीन्द्रनाथ। उनका हस्तलेख बहुत सुंदर था। शिशु का बंगला और अंग्रेजी कविताएं शिशुओं के ही अनुरूप थी। बांदर के साथ चादर की तुक मिलाना उनकी चरम उपलब्धि थी। बांदर बांदर छिड़लो केन चादर, बांदर रूपी रूपी परेछिस केमन टूपी। बांदर बांदर केन खेचिस फेन, राम सिंह झटके पड़ली डोबाए पटके। लोक रत्ने करले जतने, राम सिंह गेली मरे। अंग्रेजी रचनाएं भी इसी प्रकार ही होती थी। ए लायन किल्ड ए माउस, देन went to his house. Now cry his mother, and therefore cried his sister. लेकिन उन दिनों ऐसे कामों में न कोई सहयोग देता था और न उत्साह ही बढ़ाता था। शिशु के कई अंक निकले, परंतु गांगुली परिवार में साहित्य के प्रति जरा भी प्रेम पैदा नहीं हुआ। अध्यापकों ने भी विरक्त होकर कहा, यह सब करने से क्या होगा? इससे अच्छा तो यह है कि अंग्रेजी लिखना सीखो। शिशु के शरत की कई रचनाएं छपी। बोझा कहानी उसने एक प्रिय मामा सुरेंद्रनाथ के नाम से प्रकाशित की। उस समय वह भागलपुर में नहीं था। लौटकर उसने सुना कि वह बड़ी सुंदर कहानी लिखता है। अवाक होकर बोला, मैं कहानी लिखता हूँ? मित्र ने कहा, हाँ, तुम्हारी कहानी बोझा बहुत सुंदर है। सुरेंद्र ने बोझा कहानी पढ़ी, समझ गया कि यह शरत का काम है। उसने पूछा, यह सब क्या है? अपनी रचना मेरे नाम से क्यों छापी है? हंसकर शरत ने उत्तर दिया, छापी है, इसमें तुम्हारी क्या हानि है? यह भी अपने को छिपाने की ही प्रवृत्ति थी। पढ़ता भी वह छिपकर ही था। न जाने कितने उपन्यास और विज्ञान की कितनी पुस्तकें उसने पढ़ डाली थी। डिकेंस, थैकरे और श्रीमती हेनरी वुड उसके कुछ प्रिय लेखक थे। लिखने का क्रम भी चुपचाप चल रहा था। शुभदा उपन्यास उसने अभी अभी समाप्त किया था। इस उपन्यास में उसने अपने परिवार की चरम निर्धनता की झांकी दी है। दिन प्रतिदिन के जीवन में जो दुख दैन्य उसने पाया
उसका मार्मिक चित्रण उसमें हुआ है। व्यक्तिगत अभिज्ञता के बिना वह कुछ नहीं लिखता था। यह साहित्य मात्र उसी तक सीमित नहीं था। उसके चारों ओर ऐसे ही मित्रों का एक दल इकट्ठा हो गया था। उन्होंने एक साहित्य गोष्ठी की स्थापना भी की थी। वह गोष्ठी वैसे 6 वर्ष पूर्व से चल रही थी, पर जान पड़ता है बीच में ढीली पड़ गई थी। अब इसका पुनर्जन्म हुआ। उस गोष्ठी का नेता वह स्वयं था और उसके प्रमुख सदस्यों में थे मामा सुरेंद्रनाथ और गिरेंद्रनाथ मित्र, योगेश मजुमदार और विभूति भूषण भट्ट। सुरेंद्र प्रारंभ से ही इसका सदस्य नहीं बन गया था। उस समय वह यही नहीं था, बाहर से लौटने पर भी इसमें शामिल हो गया। एक और व्यक्ति का योगदान अस्वीकार नहीं किया जा सकता, वह भी विभूति भूषण की बहन निरुपमा देवी। वह बाल विधवा थी और उस कट्टर और संकीर्ण युग की प्रथा के अनुसार उसे प्रकट रूप में उस सभा में भाग लेने का अधिकार हो ही नहीं सकता था। अब पुरुष ही लुक छिपकर यह काम करते थे तो नारी की स्थिति की कल्पना आसानी से की जा सकती है। लेकिन निरुपमा लिखती अवश्य थी और उसके भाई के द्वारा वह रचनाएं गोष्ठी में विचारार्थ उपस्थित की जाती थी। उस दिन कोई नहीं जानता था कि वह छोटी सी साहित्य गोष्ठी अनेक भावी साहित्यकारों को जन्म देने में सफल होगी। परंतु यह सत्य है कि इन लोगों ने साहित्य सृजन का जो व्रत लिया वह माँ सरस्वती के आशीर्वाद से खूब फला फूला। जिस समय साहित्याकाश में रविंद्रनाथ सूर्य की भांति चमक रहे थे, उस समय ये लोग पूर्ण चंद्रोदय की संभावनाओं को सत्य करने के लिए सचेष्ट थे। बहुत वर्षों बाद शरद ने मामा गिरेंद्रनाथ को लिखा था, मेरे दुख भरे जीवन की सुखद स्मृति यही साहित्य सभा है। घर के लोग अब तुम्हें खोजते फिरते थे। जब तुम्हें खोजते फिरते थे, न पाने पर क्रोध होते थे, तब हम छिप बैठकर साहित्य चर्चा करते थे। वे सब बातें एक दिन भी नहीं भूल सका हूँ। विभूति और निरुपमा यहाँ के सब जज श्री नफर भट्ट की संतान थे। यह एक बड़े लोगों का परिवार था। शरद का इस परिवार से संबंध निरुपमा के मंझले भाई इंदु भूषण के माध्यम से हुआ। वह उसका कॉलेज का सहपाठी था। उसी के द्वारा विभूति और निरुपमा की कविताएं शरद तक पहुंची और शरद की रचनाओं का उस परिवार में प्रवेश हुआ। भट्ट परिवार के मकान के पास पश्चिम दिशा की ओर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। किसी गंभीर रात्रि में उस कब्रिस्तान के पारांगण से गाने का शब्द उठकर हवा की तरंगों पर लहराता हुआ उनके पास पहुंच जाता था। आमी दुदिन आसिनी दुदिन देखनी आमनी दुदली आँखी। कभी यमुनिया नदी के तीर से वंशी का मादक स्वर सुनाई देता। चरित्रहीन में सतीश जब रेल यात्रा में वंशी बजाता है तो पृथ्वी पर सोई हुई चांदनी की नींद उचट जाती है और उपेंद्र जमाई लेकर उठते उठते कहते हैं, बस अगर कुछ सीखना होगा तो बांसुरी बजाना ही सीखूंगा। इंद्रभूषण भी इसी स्वर पर मुग्ध है। तभी तो समझ पाता है कि यह शरद का स्वर है।
परिचय गहराता है और वह अनेक घर आने लगता है। कभी कभी गाना भी सुनाता। नवकृष्ण भट्टाचार्य का यह गीत उसे बहुत प्यारा था। गोकुले मधु फराए गेल, आंदार आजी कुंज बन। उस परिवार से आत्मीयता बढ़ जाने का कारण एक और भी था। वह लोग संपन्न थे, पर संपन्नता का दम उनमें नहीं था। घर के भीतर बड़े कठोर नियम थे, पर बाहर सब ढीला ढाला था, अर्थात धोखा दिया जा सकता था। शतरंज खेलने का रिवाज था, और इसका अर्थ केवल खेलना ही नहीं होता। चाय पान और तम्बाकू भी खूब चलता था। इंदुभूषण को इस खेल का बहुत शौक था और शरद भी इस विद्या में निष्णात था। इसलिए इस परिवार के वह इतने पास आ सका। विभूति आयु में छोटा था। बड़े भाई ने उसकी कविताओं की कॉपी शरद को देखने के लिए दी थी। उसी को लेकर वह एक दिन विभूति के सामने आ खड़ा हुआ और जोर से उसे मेज पर फेंकता हुआ बोला, क्या लिखते हो? खाली अनुवाद, वह भी अशुद्ध। अपना लिखने को कुछ नहीं है तुम्हारे पास? सुनकर विभूति तो जैसे अवाक रह गया, लेकिन इसी क्षण से आरंभ हुई उनकी मित्रता को मृत्यु भी भंग नहीं कर सकी। विभूति शरद की तरह ही अध्ययन प्रिय था। उसने विदेशी दार्शनिकों की अनेक रचनाएं पढ़ डाली थी। तर्क से वह यह सिद्ध कर सकता था कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ईश्वर है तो प्रोटोप्लाज्म है। ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करना उन दिनों पढ़े लिखे युवकों के लिए शराब पीने की तरह प्रगति का लक्षण था। शरद स्वयं इसी पद का पथिक था, लेकिन विभूति जितना मेधावी था उतना ही बंधुवत्सल भी था। शरद से उसकी घनिष्ठता का यह एक और कारण था। चूँकि साहित्य की चर्चा उन दिनों प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकी थी, इसलिए उनकी यह गोष्ठी अभिभावकों की दृष्टि बचाकर ही काम करती थी। सप्ताह में एक दिन किसी निर्जन स्थान में वे इकट्ठे होते थे। कभी सरकारी स्कूल के पास बड़े नाले में पैर लटकाकर प्रबंध पाठ और आलोचनाएं करते। कभी किसी मठ में पेड़ के नीचे या टीले पर चढ़कर ये तरुण बंधु अपना विद्रोह प्रकट करते। कब्रिस्तान में भी वह गोष्ठी होती थी। शरद के नेतृत्व में न जाने कितनी अमानिशाएं उस दल ने वहां काटी थी, और स्तब्ध होकर सुना था उसका संगीत। भट्ट परिवार के मकान के पास जो कब्रिस्तान था, उसमें एक बड़ा मकबरा था। उसकी छत मैदान के समान लंबी चौड़ी थी। सीढ़ी से ऊपर जाने के बाद वे दुनिया की दृष्टि से ओझल हो जाते थे। अड्डा जमाने के लिए यह आदर्श स्थान था। एक बार सुरेंद्र ने वहां आकर जो कुछ देखा, उससे वह विस्मित रह गया था। वसंत ऋतु और शुक्ल पक्ष की संध्या। वह विशाल छत्र चंद्र ज्योत्सना से आलोकित हो रही थी। उत्तर की ओर से बह रहा था गंगा का स्पर्श पाकर शीतल मंद पवन। इधर उधर चटाई बिछाकर अलग अलग दल कार्यवस्थ थे। एक स्थान पर जोर शोर से नाटक की रिहर्सल चल रही थी।
तो दूसरे स्थान पर हारमोनियम लेकर संगीत का अभ्यास हो रहा था और तीसरे स्थान पर साहित्यिक वाद विवाद की धूम थी। इसी समय कहीं से चाय आ गई, साथ में परात भर खाने का सामान भी था। फिर तो देखते देखते हुक्के की गुड़गुड़ाहट उठने लगी और सिगरेट के धुएं से आकाश आच्छन्न हो गया। इस साहित्य गोष्ठी के संचालन का सारा भार शरद पर था। रचनाओं के विषय का निर्वाचन वह स्वयं करता था। सदस्य 7 दिन के भीतर रचना समाप्त कर सभा में लाकर पढ़ते थे। सभापति शरद प्रत्येक रचना पर विचार करता, उसकी अशुद्धियां बताता और लेखक को नंबर देता। कविता लिखने में सबसे आगे थी निरुपमा। दूसरे सदस्यों को उससे ईर्ष्या होती थी। वे कानाफूसी भी करते थे, इसलिए विशेष करते थे कि शरद का प्रारंभ से ही उसकी ओर झुकाव था। उसका निरुपमा से कोई प्रत्यक्ष परिचय नहीं था। वह उसको अपने दादा का मित्र मानकर ही उसका सम्मान करती थी, लेकिन शरद उसे उत्साहित करने के लिए विशेष रूप से सजग दिखाई देता था। उसकी कविता में भावों की कृपणता है। इसकी शिकायत उसने विभूति से की थी। कहा था, एक ही भाव को छोड़कर बूढ़ी यदि और कई प्रकार से सोच विचार कर लिखे तो और उन्नति कर सकती है। इसी को विभूति ने कविता में परिवर्तित करके निरुपमा तक पहुंचा दिया। आरो जाओ थामियो ना अपनार सूरे। इस शिकायत ने निरुपमा को प्रोत्साहित ही किया। शरद को प्रसन्न करने के लिए वह अपनी कविताओं पर और भी परिश्रम करने लगी। उन कविताओं के आसपास ऊपर नीचे न जाने शरद ने क्या क्या और कितना लिखा। उसने विभूति से यह भी कहा, बूढ़ी यदि चेष्टा करे तो गद्य भी लिख सकती है। उस समय निरुपमा को इस बात पर विश्वास नहीं आया था। वह तो शरद की रचनाएं पढ़ पढ़कर ही विभूति होती जा रही थी, अभिभूत होती जा रही थी। धीरे धीरे इन 2-3 वर्षों में उसने बाससा, बोझा, कोरेल ग्राम, अनुपमा का प्रेम, काशीनाथ, चंद्रनाथ, शिशु, बड़ी दीदी, हरिचरण, बाल स्मृति, शुभदा और रेवदास आदि सभी पढ़ डाले थे। कुछ दिन पूर्व पति से लेकर मंजली भावक ने एक बड़ा सा खाता उसे दे दिया। उस पर छोटे छोटे सुंदर अक्षरों में लिखा था, अभिमान। यह मिसेस हेनरी वुड के उपन्यास इस्लीन का शरद द्वारा किया गया छाया अनुवाद था। उन दिनों उसके मन में मान अभिमान की जो आंधी चलती रहती थी, उसी के कारण उसने यह अनुवाद किया था और इसीलिए इसका नाम अभिमान रखा गया था। निरुपमा इसको पढ़कर मुग्ध हो उठी थी। इन्हीं दिनों शरद ने मेरी कोरेली के उपन्यास माइटी एटम का अनुवाद करना भी आरंभ कर दिया था। नाम रखा था पाषाण। पुराने मार्ग से होकर वह भी निरुपमा के पास पहुंचा। उसमें एक परमाणुवादी नास्तिक पिता की संतान के मानसिक संघात की यंत्रणा से वह द्रवित हो उठी।
शरत की रचनाओं का यह प्रभाव निश्चय ही परोक्ष रूप में उसे गद्य लिखने की प्रेरणा दे रहा था। यहाँ ये पाठ पूर्ण होता है।